नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सके। ई बुक की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज 401 से लेके 500 तक क्वेश्चनों का है वो अपन है वो क्वेश्चनों का वो अभ्यास करेंगे। तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सके। और भी विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप है वो जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, त्वचा के मध्य तथा आंतरिक भागों के बीच पाए जाने वाली परत किसकी बनी होती है? दीजिए जवाब। त्वचा के मध्य और जो आंतरिक अंग है उनके बीच जो परत पाई जाती है वो परत है वो किसकी बनी होती है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि त्वचा और आंतरिक भागों के बीच में पाया जाता है कौन सा? एरिओलर ऊतक। ठीक है, एरिओलर ऊतक, या इसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वसामय ऊतक। क्या बोलते हैं? वसामय ऊतक है, और जिसके अंदर संचय किसका होता है? वसा का संचय होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? दीजिए जवाब। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में या नैनोमीटर में? दीजिए जवाब। परमाणु की त्रिज्या को है वो किस में मापा जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नैनोमीटर। और अपने को पता है नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पर जीवाणु किस समूह में पाए जाते हैं? दीजिए जवाब। जीवाणु जो है वो किस समूह में पाए जाते हैं? ठीक है, अपने को पता है 1669 के अंदर RH व्हिटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी। ठीक है, RH व्हिटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी उसके अनुसार संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, संपूर्ण जीव जगत को उसने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उसमें से एक के अंदर है वो उसने जीवाणुओं का वर्गीकरण किया था। तो आप बताइए जीवाणुओं को है वो किसके अंदर रखा गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, जीवाणु जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीजिए जवाब। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, दीजिए। बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल है वो क्या करती है? बढ़ती है। अपने को बताया है कि यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की जो चाल है वो 0.62 मीटर प्रति सेकंड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की चाल है वो कितनी बढ़ जाती है? 0.62 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा पाई जाती है? दीजिए जवाब। सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अपने को पता है कि सीसा पेंसिल, देखो नाम से सीसा पेंसिल होती है लेकिन इसका नाम ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और अपने को पता है कि शीशे का मतलब होता है लेड, जिसको अपन बोलते हैं पीबी, या अपन इसका जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? प्लम्बम होता है। ठीक है, तो पेंसिल जो होती है वो बनी होती है किसकी? पेंसिल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट में पाया जाता है कार्बन। तो इसमें शीशे की मात्रा कितनी हो जाएगी? 0% हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। किसी गोलीय जो दर्पण है उसके परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस दूरी या फिर ध्रुव है? दीजिए जवाब। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? ठीक है, अपने को पता है कि इस प्रकार से एक गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा होता है और इसका जो केंद्र होता है उसको हम P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जिसे अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? बताइए भी। सूर्य के द्वारा जो यूवी या अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें जिनको अपन बोलते हैं उनके द्वारा कौन सा रोग होता है? गले की कैंसर होती है, हाथी पांव रोग होता है, या अपन कह सकते हैं कि
त्वचा की कैंसर होती है या सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि गले की जो कैंसर होती है, गले की जो कैंसर होती है वो अपन को पता है कि तंबाकू के सेवन से होती है। ठीक है, गले की जो कैंसर होती है वो किससे होती है? तंबाकू के सेवन से होती है। ठीक है, आगे यदि अपन हाथी पांव रोग की बात करें तो हाथी पांव रोग जो होता है वो होता है फाइलेरियल के कारण। फाइलेरिया जो होता है एक कृमि होता है, उसके कारण क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है। ठीक है, और पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा की कैंसर हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं स्किन कैंसर। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो रोग होता है वो अपने को पता है कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उनकी जो जबड़े की मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है। ठीक है, जिससे मुंह है वो कम खुलता है। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वो क्या होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? दीजिए जवाब। स्थिर अनुपात का नियम है वो किसने दिया था? ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यदि बर्जिलियस की बात करें तो बर्जिलियस को क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन का जनक कहा जाता है। बर्जिलियस को कार्बनिक रसायन का जनक कहा जाता है। मेंडेलिफ को आप अच्छी तरीके से जानते हो। मेंडेलिफ ने है वो तत्वों का वर्गीकरण है वो द्रव्यमान संख्या के आधार पर किया था। तो स्थिर अनुपात का नियम, जिसको अपन बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम भी है, वो कई जगह नाम आता है। ये दिया था किसने? प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। और नील्स बोर ने अपने को पता है परमाणु मॉडल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां सभी प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के बाद मिलती है, क्या कहलाता है? बताइए। परावर्तन क्या होती है? परावर्तन प्रकाश की वह घटना होती है जिसमें, और अपन कहते हैं कि जो प्रकाश किरण है वो टकरा कर है वो वापस मुड़ती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह बिंदु जहां पर सभी प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के बाद है वो मिलती है। ठीक है, तो वो बिंदु होता है क्या? मुख्य फोकस। ठीक है, परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें कहाँ मिलती है? मुख्य फोकस के ऊपर मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उसकी पीएच की संभावना कितनी होगी? बताइए भाई। नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब क्या होगा? आप जवाब दीजिए जल्दी से सभी। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देने का मतलब ये हो गया कि उस अम्ल की प्रकृति, उसकी विलयन की जो प्रकृति है वो क्या है? अम्लीय है। ठीक है, उस विलयन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। और अम्लीय यदि विलयन है तो उसकी पीएच संभावना हमेशा अपने को पता है कि 7 से कम होती है। 7 जिसकी पीएच होती है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक पीएच वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुपर हेलोजन किसे कहते हैं? सुपर हेलोजन किसे कहते हैं? आप जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए हेलोजन हम कई बार पढ़ चुके हैं। हेलोजन जो है वो 17वें वर्ग में, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के अंदर है वो रखे जाते हैं। हेलोजन को रखा गया है आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन जो है वो सबसे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सुपर हेलोजन के अंदर किसको नाम आ गया? वो आ गया क्लोरीन का। ठीक है, सुपर हेलोजन किसे कहते हैं? क्लोरीन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। दीजिए जवाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए कि मनुष्य जो है उसका उत्पत्ति स्थान किसको माना जाता है? भारत को माना जाता है, श्रीलंका को माना जाता है, अफ्रीका को माना जाता है, या न्यूजीलैंड को? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, मनुष्य का उत्पत्ति स्थल किसको माना जाता है? अफ्रीका को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? अपने को पता है पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो आप जल्दी से बता दीजिए मुझे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक से होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो ग्रंथियां होती हैं उनका निर्माण है वो किस ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से होता है, पेशीय ऊतक से होता है, और उपकला ऊतक से होता है, या तंत्रिका ऊतक से होता है? ठीक है,
दीजिए जवाब। संयोजी ऊतक वो होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अपन यदि बात करें तो ये ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वसामय ऊतक, या अपन इसको एरियोलर ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है रक्त, भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। उपास्थि जो है वो भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, और अस्थि जो होती है वो भी एक संयोजी ऊतक होती है, ठीक है। चलिए आगे यदि पेशीय ऊतक की बात करें तो पेशीय ऊतक है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है अनैच्छिक पेशी, एक होती है ऐच्छिक पेशी, और एक होती है हृदय पेशी, यानी जो हृदय का निर्माण करती है, ठीक है। तो ग्रंथियों का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, उपकला ऊतक से होता है। और उपकला ऊतक का नाम कई जगह आपको एग्जाम में एपिथीलियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। एपिथीलियम टिश्यू या उपकला ऊतक इसको बोलते हैं, ठीक है। और तंत्रिका ऊतक अपन जानते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एवीज वर्ग में कौन से प्राणी आते हैं, ठीक है। एवीज वर्ग के अंदर है वो कौन से प्राणी आते हैं, जल्दी से आप जवाब दीजिए, ठीक है। सबसे पहला देखिए मेंढक है। मेंढक अपने को पता है, मेंढक आता है उभयचर के अंदर। मेंढक किसके अंदर आता है, उभयचर के अंदर, और इसको अपन बोलते हैं एम्फीबिया वर्ग। कौन सा वर्ग, एम्फीबिया वर्ग। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है तो वो उभयचर एम्फीबिया वर्ग ही सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें मछली की तो मछलियाँ आती है पीसीज वर्ग के अंदर, ठीक है। और पक्षी बताइए किस में आते हैं, तो पक्षी आते हैं एवीज वर्ग के अंदर पक्षी आते हैं। और ये जो सरीसृप है उसके अंदर आते हैं सर्प, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी वर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु अविभाजित कण है, दीजिए जवाब। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाजित कण है, ठीक है। दीजिए जल्दी से जवाब। अपने को पता है रदरफोर्ड ने दिया था परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, जिसने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। जिसने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था, ठीक है। अपने को पता है डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु को क्या कहा था, अविभाजित कण। और यदि अपने आपसे यदि पूछा जाए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर है वो बहुत बार पूछा गया है। तो परमाणु सिद्धांत भी 1808 के अंदर है वो किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत भी 1808 के अंदर किसने दिया था, डाल्टन ने। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी सीधा पूछा गया कि परमाणु सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1808 के अंदर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ठीक है। बताइए प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है। अपने को पता है प्रकाश के वेग की खोज की थी किसने, रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी, रोमर ने की थी। और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी, रोमर ने की थी। अब यदि अपन बात करें प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है किसके अंदर, निर्वात में। और आपको पता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, ठोस के अंदर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव के निषेचित अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं, दीजिए जवाब। मानव के निषेचित अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2, 1, 3 या 4, ठीक है। मानव का जो निषेचित अंडा होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। अपने को पता है मानव का जो निषेचित अंडा होता है उसको अपन बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, 1 गुणसूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पानी में रखी हुई बर्फ पिघल जाए तो जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीजिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए। यदि पानी में रखी हुई बर्फ पिघल जाए तो जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ेगा, घटेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अपने को पता है कि यदि पानी में रखी हुई बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर पैनल बनाने में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम का, हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर पैनल की यदि अपन बात करें,
तो सौर पैनल जो होता है वो सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के अंदर। ठीक है, सौर ऊर्जा को बदलता है किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सौर पैनल जो है वो सौर ऊर्जा का उपयोग करता है किसके अंदर? बदलता है किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के अंदर। और इसके अंदर काम में लिया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन का प्रतीक क्या होता है? SI होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की खोज हो चुकी है? दीजिए जवाब। अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की खोज हो चुकी है? ठीक है, दीजिए जवाब। अपने को पता है कि पदार्थ की मूल अवस्था, यदि पदार्थ की मूल अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की 3 ही मूल अवस्थाएं। पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी हैं? 3 ही मूल अवस्थाएं हैं। ठीक है, और यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं जो है वो कौन कौन सी है? वो है ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, इनको मूल अवस्थाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं हैं वो आपस में बदली जा सकती हैं। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं आपस में बदली जा सकती है, जबकि पदार्थ की कुल अवस्थाओं की खोज हो चुकी है 5 की। और वो कौन कौन सी है? वो है ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, 3 तो ये मूल अवस्थाएं हो गई। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जिसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। और 5वीं अवस्था जो है वो कौन सी है? वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब तक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी किरण के परावर्तन कोण का मान 46 डिग्री है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? ठीक है, यदि किसी किरण के परावर्तन कोण का मान 46 डिग्री है तो आपवर्तन कोण का मान क्या होगा? अपने को पता है कि ये एक, मान लो कोई समतल सतह है। ठीक है, और ये इसके बीच का अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण होगी, और ये क्या होगी? ये आपतित किरण होगी, और ये परावर्तित किरण होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोण I, और इसको हम बोलते हैं कोण R। अपने को मान दे रखा है 46 डिग्री इसका। ठीक है, और अपने को पता है कि कोण I बराबर होता है कोण R की, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर यदि 800 न्यूटन बल लगाया जाता है तो दाब का मान क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर है वो कई बार पूछा जाता है दाब का क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है वो अपन धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए मुझे कि यदि 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर यदि 800 न्यूटन बल लगाया जाता है तो दाब का मान क्या होगा? दाब का मान क्या होगा? ठीक है, अपने को पता है कि P बराबर, ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। P बराबर F बट्टे A होता है। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो बल कितना हो गया? बल हो गया 800, और क्षेत्रफल कितना है? 400। तो ये लगाया गया बल कितना, लगाया गया दाब कितना हो जाएगा? लगाया गया दाब हो जाएगा 200 पास्कल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 पास्कल। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव में RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC, देखिए जल्दी से आप जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, यदि अपन बात करें तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है, और इनका प्लीहा के अंदर जो क्या होता है? इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, प्लीहा या इसको बोलते हैं स्प्लीन या तिल्ली। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान या शमशान घाट। तो उसका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। 16 किलोग्राम के हथौड़े को 1 मीटर उठाया जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? दीजिए जवाब। 16 किलोग्राम के हथौड़े को यदि 1 मीटर उठाया जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है के पी बराबर क्या होता है? के पी बराबर होता है mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? वो होता है mgh। ठीक है, mgh।
ठीक है। और यहाँ अपने को m कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। g का मान अपने को पता है कितना होता है, 10 होता है। और h है 1, तो ये हो गया 160, ठीक है। तो ये हो गया 160 जूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 160 जूल हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, आप जल्दी से है वो कमेंट के अंदर बताइए। कुछ विद्यार्थी कल से कमेंट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल करवाओ, न्यूमेरिकल करवाओ। देखो न्यूमेरिकल की शुरुआत हमने कर दी है, अब धीरे धीरे हर दिन जो टेस्ट होगा उसके पीछे वाले जो लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन होंगे वो अपन है वो न्यूमेरिकल बेस से ही करवाएंगे। बाकी जो विद्यार्थी ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास लेके आऊँगा। उनके लिए वह मैं पूरा मैटर जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो पिछली बार एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं वो अलग से मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उनके लिए वो अलग से क्लास है वो तैयार की जा रही है, ठीक है। तो आप जल्दी से बता दीजिए आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आप बता दीजिए कितने क्वेश्चन है सही हो रहे हैं। और अपनी ई बुक जिन विद्यार्थियों को अब भी नहीं मिली है उन तक आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखो 2525 क्वेश्चनों की जो ई बुक पढ़ के और ये जो अपने 25 टेस्ट के ऊपर होने वाले हैं उनका आप यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो आप में एक अचानक आप में बहुत अच्छा साइंस में हो सुधार करने को आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।